आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश पाकिस्तान को लेकर अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह की खबरें सामने आती हैं और पाकिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान की छवि है वो दुनिया में बताती है कि पाकिस्तान हर दिन के साथ नीचे गिरता हुआ नजर आता है। हाथ में कटोरा जरूर है लेकिन साजिश थमती नहीं। और ये जो खबर आप आगे जानने जा रहे हैं उसे देखकर सुनकर आप यही कहेंगे कि क्या इतना गंदा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिखों पर कट्टरपंथियों ने जहर उगला है। आप जानिए कि फैसलाबाद में गुरुद्वारा बनाने को लेकर भारी विरोध यहां पर अब देखने को मिल रहा है। सिख समुदाय के खिलाफ उगला गया है जहर। फैसलाबाद में गुरुद्वारा बनाने पर विरोध है। अल्पसंख्यक सिखों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं मुस्लिम और कह रहे हैं सिख काफिर हैं, यहां पर गुरुद्वारा हम बनने नहीं देंगे। कुछ कट्टरपंथी हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर विरोध करते हुए प्रदर्शन भी यहां सामने आ रहे हैं। यहाँ कट्टरपंथियों के जरिए ये भी कहा गया कि सिख जो हैं वो मुसलमानों के हत्यारे हैं, इसीलिए उनका धार्मिक स्थल गुरुद्वारा हम यहाँ बनने नहीं देंगे। फैसलाबाद में 76 साल से गुरुद्वारा बंद पड़ा था। पंजाब सरकार ने गुरुद्वारे को खोलने की इजाजत दी थी, जिसके बाद कट्टरपंथी संगठन यहाँ एक्टिव हो गए और साथ ही साथ गुरुद्वारा बनाए जाने का सीधे तौर पर विरोध करते हुए नजर आए और कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि सिख काफिर हैं, यहाँ गुरुद्वारा बनने नहीं देंगे। साथ ही एक आरोप भी उनके जरिए लगाया गया, ये कहा गया कि मुसलमानों के हत्यारे हैं ये सिख। पाकिस्तान जहां पर अल्पसंख्यकों पर लगातार इस तरीके से फैसले जो लिए जाते हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, वो अल्पसंख्यकों के लिए भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। अब अल्पसंख्यकों पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है उसकी अलग अलग तस्वीर, अलग अलग डेटा भी सामने आते हैं और यह भी ताज़ा मामला है जिसमें गुरुद्वारे का विरोध यहाँ पर कट्टरपंथी संगठनों के जरिए किया जा रहा है। आखिर क्या है गुरुद्वारे का इतिहास, ये आपको बता देते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। पहले फैसलाबाद में सिखों की आज़ादी को लेकर खबर थी। पहले यहाँ पर सिख पूरी तरह से आज़ाद थे और आबादी यहाँ पर सिखों की बहुत ज़्यादा थी। आज यहाँ पर सिर्फ करीब 200 ही सिख रह गए हैं, जो कि संख्या पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गई है। सिख समुदाय ऐतिहासिक गुरुद्वारे की यहाँ पर लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिख समुदाय ये चाहता है कि उनके लिए भी कोई धार्मिक स्थल होना चाहिए जहां वो जाकर प्रार्थना कर सकें। 1911 में गुरुद्वारे को यहाँ पर बनाया गया था। सिख समुदाय ऐसी मांग कर रहा है। 1947 में सिख समुदाय से गुरुद्वारा यहाँ पर छीन लिया गया था और इसी गुरुद्वारे की जगह पर स्कूल बना दिया गया था। अब जो सिख समुदाय के लोग हैं, यानी कि जो सिख लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें एक धार्मिक स्थल यानी कि गुरुद्वारा चाहिए उस जगह पर जहां पर था। 1911 में बनाया गया था। 47 में सिख समुदाय से ये गुरुद्वारा छीन लिया गया था, जिसको लेकर आज सिख समुदाय ये बात करता है, कहता है कि यहाँ पर एक गुरुद्वारा हमें चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ 200 की संख्या में सिख यहाँ पर रह गए हैं। सिख समुदाय की तरफ से यहाँ गुरुद्वारे की मांग, और जब यहाँ गुरुद्वारे बनने की बात सामने आई, चूंकि पाकिस्तान में जो हालात अल्पसंख्यकों को लेकर हैं वो तो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से इजाजत दी गई थी कि गुरुद्वारा बना लिया जाए। लेकिन अब कुछ कट्टरपंथी संगठन ऐसे हैं जो गुरुद्वारा बनने की खबर के बाद और ज्यादा उग्र हो गए हैं। उनका कहना यह है कि सिख तो काफिर हैं, यहाँ गुरुद्वारा हम बनने नहीं देंगे और इसका विरोध हमारे जरिए लगातार होता रहेगा। आज सिर्फ और सिर्फ इसका नतीजा यह है कि 200 सिख ही रह गए हैं। सिख समुदाय ऐतिहासिक गुरुद्वारे की मांग कर रहा है। 1911 में गुरुद्वारा बनाया गया था, लेकिन 1947 में सिख समुदाय से गुरुद्वारा वापस से छीन लिया गया और तब से लेकर अब तक वहाँ जो सिख हैं, या फिर ये कहिए सिख के अलावा जो बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती खत्म होती हुई नजर आती नहीं है। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्वागत है आपका। साथ ही साथ मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिवाज सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एके सिवाज सर, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार बेनकाब हुआ है, बार बार बेनकाब भी होता है, बार बार पाकिस्तान की नीयत भी सामने आती है और हर बार हम यही कहते हैं और कितना गिरेगा पाकिस्तान। और अब ये खबर जिसके बाद ये सोच आ रही है कि कितना गंदा है पाकिस्तान, क्या सोच है? देखो, सच्चाई है रचना कि जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए थे तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक की करीब करीब परसेंटेज 23% थी, मगर आज वो घट के 1.5 से 2% रह गई। तो वो बाकी अल्पसंख्यक जो भी थे, चाहे हिंदू थे या सिख थे या क्रिश्चियन थे या पारसी से या जू थे, वो कहाँ गए? या तो वो मार दिए गए या वहाँ से वो भाग गए या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सच्चाई है जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट
बहुत ही खराब है। और ये भारत नहीं कर रहा है, ये तो आप देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बहुत बार पॉइंट आउट किया है। और जिस प्रकार से इन्होंने अहमद दिया, जो फोर फ्रंट में थे, वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग देश हो, वो पाकिस्तान में आए, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। आज की तारीख में वो किसी भी मॉस्क में नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान का जो एक प्रकार से आप ये कहो कि पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इतना खराब है कि वहां पर माइनॉरिटीज के लिए कोई भी एक प्रकार से ह्यूमन राइट नहीं है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उनको कोई भी आप सहूलियत नहीं मिलती। आप देखें कि कितने एग्जाम्पल हैं जहां पर सिख और हिंदू लड़कियों को इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया है, और बच्चियों को शादी जो है 60 साल के मर्दों से कराई है, मुसलमानों से। तो ये तो इनका रिकॉर्ड है। और ये आज देखें, जो गुरुद्वारा फैजलाबाद 1911 में बना था और 1947 में इसको इन्होंने छीन लिया था, और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने दिखावे के लिए, ये सब दिखावा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। और ये फिर काफिर बोलते हैं सिखों को। कि सच्चाई यह है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको आप नहीं जिंदा रह सकता जब तक वो पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। और यही हो रहा है धीरे आप कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए दी गई परमिशन थी। यूके रेवना सर, पाकिस्तान के पंजाब सरकार की तरफ से अगर परमिशन दी गई तो वो दिखावे के तौर पर किस तरीके से है, और ये दिखावा करने की जरूरत पाकिस्तान में पंजाब सरकार को क्यों पड़ गई, सवाल नंबर 1। साथ ही साथ ये जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खबरें हैं, उसके जिंदा सबूत भी हैं, उसके तमाम वीडियोस भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा भी है कि कैसे वहां पर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी सभी की संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा घट गई है। और अब यहाँ तो सीधे कट्टरपंथी कह रहे हैं कि काफिर हैं, ये नहीं बनने देंगे गुरुद्वारा। जी हाँ, पाकिस्तान की बहुत ही दुर्दशा है हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, विदेश नीति हो, डिफेंस हो, इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो। और अब हद ही हो गई जब ह्यूमन राइट्स पर, यानी मानव अधिकारों के बारे में भी पाकिस्तान दुनिया के सबसे गरीब, सबसे नीचे की पायदान का एक देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन ने भी बार बार पाकिस्तान को चेताया है कि पाकिस्तान को अपनी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को ठीक करना चाहिए। तो शायद ये थोड़ा दिखावा किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम हमारी माइनॉरिटीज को हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारा बनाने में, मंदिर बनाने में, किसी भी माइनॉरिटी धर्म का कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको परमिशन नहीं देती, जमीन नहीं देती, फंडिंग करने से रोकती है। और तो और पूजा स्थलों में भी उनके ऊपर इस तरह के लिमिटेशंस लगाए जाते हैं कि पूजा स्थल जो हैं वो उनके पूजा स्थलों से दूर हों, स्कूल कॉलेजेस से दूर हों। यानी जितने धार्मिक माइनॉरिटीज हैं सबको वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ आस्ते आस्ते खत्म हो जाए। जनरल शिवाज ने सही बात बताया, या तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं, या उनको पलायन के लिए मजबूर कर देते हैं, या उनको मार डाला जाए। कई बार तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कलेजा चिर जाता है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, जिन्हें जबरन अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ निकाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जो हम दर्शकों को दिखा तक नहीं सकते। नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। इन सब के साथ में ही दुनिया भर में भारी बेइज्जती के बाद आखिरकार अमीन बट नाम का कट्टरपंथी, या फिर यूं कहिए कि समाज के अंदर जहर फैलाने वाला, जो घुटनों पर आ गया और गलती को किस तरीके से माना है अब अमीन बट ने, सुनिए आप। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन तायरान अमीन बट ग्रुप जो फैसलाबाद की सबसे बड़ी तंजीम है। चंद दिन पहले मैंने सिख बरादरी के खिलाफ, गुरुद्वारे के खिलाफ बयान दिया था, जो कि सरासर ज्यादती थी, मुझसे गलती हुई थी। लिहाजा मैं अपने सिख बरादरी से मैं माजरत खाऊँ, बल्कि मेरी पूरी सुप्रीम अंजुमन तायरान माजरत खाएँ। परिंदा आपसे वादा भी करते हैं कि इस किस्म की कभी भी किसी वक्त भी इस तरह का बयान नहीं देंगे। सिखों पर विवादित बयान दिया गुरुद्वारे को लेकर अमीन भट्ट ने जो कहा, उस पर अब माफी मांगते हुए या खेद जताते हुए नजर आ रहे हैं यूके रेवना सर। जैसा दिखावा पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने परमिशन देकर किया, क्या वही दिखावा अब कट्टरपंथियों के जरिए हो रहा है, गलती मानकर या खेद जताकर? जी, अमीन भट्ट साहब ने जो कहा, ये डिप्टी मेयर हैं फैजलाबाद के, इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए भी उन्होंने 4 दिन पहले जो बयान दिया, इतना घटिया बयान दिया, मतलब उनकी मानसिक जाहिलता दिखाता है। अब जो ये अपने बयान से फिर से पलट गए हैं और बोल रहे हैं कि वो सिखों को
सम्मान देंगे, गुरुद्वारा बनने में मदद देंगे। हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन क्या सच्ची में ही अमीन भट्ट जैसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को कंट्रोल में लाकर सिखों को पाकिस्तान में उनका जो दोयम दर्जा है वहां से हटाकर पाकिस्तान के नॉर्मल सिटीजन की तरह उनके अधिकार देती है कि नहीं। ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है पाकिस्तान की फेडरल सरकार के लिए और पंजाब सरकार के लिए। हमें देखना पड़ेगा कि अमीन भट्ट जैसे जो लोग हैं इनको किस तरह से पाकिस्तान की सरकार काबू में रखती है, और इन्होंने जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है दुनिया के किसी भी देश में, भारत में भी अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक पर्सन इस तरह के बयान देता है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, तो भारत में तो पक्का आता पुलिस उसको अरेस्ट कर ली, जेल में डाल देती। जी, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो मंशा पर कई सवाल उठते हैं, दिखावा है या हकीकत है, ऐसे कई सवाल हैं जो जहन में आ भी रहे हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान में दोयम दर्जे का जीवन जी रहे अल्पसंख्यक पाकिस्तान से पलायन करने के लिए मजबूर है। डेटा भी बताता है कि किस तरीके से पिछले कुछ दशकों में ये संख्या तेजी से बढ़ी है जब पलायन हुआ है जो अल्पसंख्यक हैं। अब खैबर पख्तूनवा जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू सिख की संख्या घट रही है, ऐसा लग रहा है खैबर पख्तूनवा हिंदू और सिख विहीन हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे यहाँ पर हिंदू और सिख। खैबर पख्तूनवा कभी हिंदुओं से आबाद हुआ करता था, आबादी ज्यादा थी, काफी संख्या में लोग पंजाब और सिंध चले गए, और अब ये जो संख्या है पलायन की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1951 से 1998 तक हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हुए हैं, और तकरीबन 1.5 लाख हिंदू ऐसे हैं जिनका भारत की तरफ पलायन हो चुका है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है, यातनाएं दी जाती हैं, जिनका जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी किया। वहां धर्मांतरण गैंग है, लाखों हिंदुओं का धन परिवर्तन कराया गया है, जबरन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है, नाबालिग लड़कियों के अधेड़ आदमियों से शादी और शारीरिक यातनाएं और न जाने क्या क्या। 1947 में ईसाई 3% थे, 2022 में मात्र 1% रह गए। 1947 में सिर्फ 20 लाख थे, 2024 में मात्र 74,130 सिख रह गए हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जो दशा है वो दोयम दर्जे की हो रही है, और वहां कभी तो पब्लिकली इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि धार्मिक स्थलों को बनने नहीं दिया जाएगा, जैसा भी गुरुद्वारे को लेकर कहा अमीन भट्ट ने। हालांकि बाद में उस पर खेद जता दिया गया, वो भी महज दिखावे के लिए। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत हर दिन के साथ बिगड़ती चली गई, और इसीलिए ये संख्या भी कम होती चली गई। AK श्रीवास्तव, ये जो डेटा है ये तो झूठ नहीं बोलेगा। देखो, आपको ये भी पता है ननकाना साहिब में जो कि ग्रंथी थे उसकी लड़की को, जो नाबालिग थी, उसको उठा के अगवा किया गया और जबरदस्ती उसका धर्म चेंज करके एक 60 साल के मुसलमान के साथ उसकी शादी करा दी। ये तो सबको पता है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उनके कोई राइट्स नहीं, और उनको जबरदस्ती जो बात हमने की बार बार कि 23% से 1% कैसे रह गए, क्या तो मार दिए गए या कन्वर्ट हो गए या वहां से भाग गए। और इसीलिए भारत ने ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, क्योंकि भारत को मालूम है कि जिस प्रकार से हिंदू, सिख और क्रिश्चियन और बाकी जूस और जैन की हालात भारत के अलावा इन तीनों देशों में कितनी खराब है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और इसीलिए उनको आने के लिए निमंत्रण किया था कि जो आए हैं 31 दिसंबर 2014 से उनको सिटीजनशिप मिले। तो ये बात इसलिए थी क्योंकि आप देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान यूं तो कटोरा लेके घूम रहा है मगर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपील ट्रीट करता है। ये दिखावे के लिए गुरुद्वारा खोलने की कोशिश की, और उसके बाद जो रिमार्क्स पास किए हैं एक मिनिस्टर ने, और जिस प्रकार से एक पब्लिक का आप देखें कि क्या क्या उनका बर्ताव रहा है, वो गुरुद्वारा नहीं बनने देंगे क्योंकि वो एक प्रकार हिंदू सिख को काफिर समझते हैं। और ये एक मानसिकता दिखाती है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है जहां पर आतंकवाद ही पैदा करता है। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने कहा था अगर आप सांप अपने घर में पालेंगे और सोचेंगे दूसरे के घर में डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो इसीलिए आज पाकिस्तान में तरीके अलग अलग तरीके से चुनौतियां पाकिस्तान झेल रहा है, और इन चुनौतियों से भी पार पाने का कोई तरीका नहीं, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के जुल्म ज्यादती अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रही है। साथ ही साथ दुनिया भर में पाकिस्तान की फिर से हो गई है फजीहत।
बेइज्जती बार बार पाकिस्तान झेलता है। दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में कराची का नाम सामने आया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है ये रिपोर्ट, जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, कराची को सबसे खराब शहरों में 5वां स्थान मिला है और सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया में सबसे खराब शहर है। यानी जो टॉप 5 खराब शहर हैं उनमें कराची का नाम सामने आया है। अलग अलग तरीके से पाकिस्तान जिल्लत, बेइज्जती दुनिया में झेलता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती होती रहती है। और अब जब दुनिया भर के 5 सबसे खराब शहरों का जिक्र हुआ तो उसमें कराची सबसे खराब शहरों में 5वें नंबर पर टॉप 5 में नजर आया। ये वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और जो सबसे खराब दुनिया के शहर हैं उनमें पाकिस्तान का कराची सामने आ रहा है। ये जो ग्राफिक्स हैं आप एक साइड तस्वीरों में देख सकते हैं। दुनिया के 10 जो सबसे अच्छे शहर हैं वो दुनिया में अलग अलग देशों से सामने आ रहे हैं, जिनमें अच्छे शहरों में अलग अलग शहरों की गिनती, लेकिन जो सबसे खराब शहर हैं उसमें कराची ने अपना नाम कर लिया है। यूके देवनासर, ये तो वही वाली बात हो गई, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। पाकिस्तान शायद यही तसल्ली बार बार खुद को देता है। जी हाँ, ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गई है। अभी हम कराची की बात कर रहे थे। कराची को हाई क्राइम रेट पर बहुत ही नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। एयर क्वालिटी कराची की दुनिया में बहुत खराब बताई गई है। वहां पर ऐसा रिपोर्ट बताया गया है यूएन के इस रिपोर्ट में कि कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो या ना के बराबर है, या जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है जैसे कि रोड, सीवेज सिस्टम, वो सब चरमरा गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कराची में जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें एजुकेशन स्टैंडर्ड को बहुत ही लो बताया गया है। कुल मिला के ये दर्शाता है कि कराची जैसा शहर, जो कि किस जमाने में बॉम्बे के मुकाबले का शहर था, किस तरह से पिछले 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में, 10 साल में चरमरा कर एकदम नीचे पाताल लोक की तरफ चला गया है। अगर पाकिस्तान ऐसा ही चलता रहा तो कोई वो समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान के क्लास जो सिटीज हैं, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, वो भी दुनिया के सबसे घटिया शहरों में से एक बन जाएंगे। जी, कभी अच्छे के लिए तो पाकिस्तान का नाम सामने आएगा नहीं। एक ही बात सर, पाकिस्तान को लेकर जब इस तरह के डेटा, इस तरह की जानकारी सामने आती है तो क्या पाकिस्तान को शर्मिंदगी नहीं होती? दिखावे वाली शर्मिंदगी पर तो एहसास भी करते हैं शहबाज शरीफ, लेकिन फिर ढाक के वही 3 बात, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं। देखो, सच्चाई है पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि ये मान के चलना पड़ेगा, आज पाकिस्तान की जो डेट है 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और उसने हर साल 4 बिलियन डॉलर चाहिए अपने जो कि इंटरेस्ट देने के लिए लोन, और इन्फ्लेशन रेट 47% है। उसके बाद उसका फॉरेन रिजर्व घट के 4.1 बिलियन डॉलर रहेगा, जो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। तो वो डेवलपमेंट में कहाँ देखेंगे? जो एक से एक, ये जो कराची है ये फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता पाकिस्तान का, और किसी जमाने में वो बॉम्बे की टक्कर में था जब आजाद हुआ था पाकिस्तान और भारत। मगर ये सच्चाई, आज वहाँ के स्लम देखें, कम से कम 15 गुना स्लम बढ़े हैं लास्ट 20-25 साल में, और वहां पर जो पॉवर्टी लेवल है बहुत ज्यादा है, और एक्सप्लॉयटेशन जो वुमेन और बच्चियों का हो रहा है वहां पर, वो भी एक प्रकार चिंता का विषय है। तो ये जो रिपोर्ट दी है इसको देख के इनके रोंगटे खड़े होने चाहिए पाकिस्तान के। मगर पाकिस्तान एक बेशर्मा देश है, वो कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो एक जगह सबसे नंबर 1 पे है, वो है आतंकवाद के लिए, क्योंकि वो आतंकवाद पैदा करता है। एक सेंचुरी है आतंकवाद की। देखो, 100 जो टॉप टेररिस्ट है वर्ल्ड के, उनमें से 80 जो हैं या तो वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में उसकी रूट्स है। तो एक आतंकवाद को के अलावा बाकी जगह वो हर जगह पीछे है। हाँ, यानी आतंक को पालेगा, आतंक को बोएगा, आतंक को काटेगा, और इसीलिए फिर अलग अलग स्तर पर चैलेंजेस का सामना कर भी रहा है। अभी पिछले ही दिनों हमने खबर बताई थी कि यहाँ पाकिस्तानी जो आर्मी है वो सीधे तौर पर टीटीपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, यानी टकराव की स्थिति वहां भी बढ़ेगी। अपने ही बोए हुए आतंकों को काट नहीं पा रहा है पाकिस्तान। इन सब के बीच में सियासी हलचल की भी एक खबर है। इमरान खान की पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। पीटीआई के महासचिव पद से उमर अयूब ने इस्तीफा दिया है। पीटीआई के उमर अयूब के इस्तीफे को लेकर खबरें हैं कि उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। पार्टी में मतभेदों की वजह से उमर अयूब का इस्तीफा सामने आया। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता की
भूमिका निभाएंगे। ये उमर की तरफ से जानकारी सामने आई है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। उमर ने खुद ये जानकारी दी। इमरान खान की पार्टी में जबरदस्त भगदड़, जिसके बाद पीटीआई के महासचिव पद से उमर अयूब ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा नामंजूर हो गया है यूके देवनाथ सर, लेकिन ये जो सियासी हलचलें हैं, भगदड़ है पाकिस्तान में, ये कभी रुकती या थमती क्यों नहीं? जी हाँ, पाकिस्तान में उनकी दिक्कत ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही पावर में आती है वो सबसे पहले लूट खसोट में लग जाती है। अभी PMLN की सरकार पावर में आई है, कहाँ तो वो अपनी कोशिश करें, अपने समय का उचित उपयोग करते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें। इसकी जगह वो पड़े हुए हैं इमरान खान के पीछे। इमरान खान के पीछे हर कोर्ट में पाकिस्तान के अलग अलग कोर्ट में करीबन 140 से ज्यादा केस चलाए हुए हैं। अभी जो हम सुन रहे हैं कि PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये रिजाइन कर रहे हैं, अयूब खान, ये बार बार समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है विरोधी पार्टियों के ऊपर। उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, ISI के जो गुर्गे हैं, वो दबाव डालती हैं PTI के मेंबरान के ऊपर, उनके जो MPs MLAs जो कि इंडिपेंडेंट लड़के आए हैं, कि आप इमरान खान की पार्टी का साथ छोड़ दीजिए और आप ये भूल जाइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जो है कभी पावर में आएगी। इनको डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके उनके ऊपर ऐसा चुनावों के दौरान भी देखा गया था। इन सबके बीच में खबर एक और आ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खबरें हैं जो लगातार दुनिया भर में